हेलो दोस्तों, जैसा कि आज पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी आज हमारे बीच में नहीं है, कुछ बताने से पहले हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी इन नम हुई आंखों से, भीगी हुई आंखों से शत शत नमन करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, जो मैं ये बायोग्राफी बताने जा रही हूं, प्रणव दा जी की जो बायोग्राफी है, शायद मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक शायद ही कोई वाक्य या कोई जानकारी उनकी ऐसी छोड़ी हो जो मैं आप तक नहीं पहुंचा रही हूं। सो प्लीज आप अपने बच्चों को, आप अपने दोस्तों को, हर युवा पीढ़ी को इस बायोग्राफी से वाकिफ कराएं, अवश्य पढ़ाएं, अवश्य सुनाएं और ध्यान लगाकर आप भी सुने। क्या पता उनकी बायोग्राफी से, एक ऐसे व्यक्तित्व की बायोग्राफी का एक भी आइडिया, एक भी शब्द आपकी जिंदगी को बदल डाले, आपके प्रेरणा स्रोत बन सके ये, जिससे कि आप अपनी जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर सको दोस्तों। और इस बायोग्राफी के आइडियाज का रीप्रिंट अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालकर अपने जीवन के लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रणव दा जी की बायोग्राफी के बारे में। भारत की आजादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। भारत में अभी तक 14 राष्ट्रपति सत्ता में आ चुके हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम प्रणब मुखर्जी विराजमान रहे। सन 2012 से 18 तक वे इस पद की गरिमा बनाए हुए थे। प्रणब जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री बने थे। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्र में भी कार्य किया था, जिसका एक्सपीरियंस, अनुभव उन्हें भारत की राजनीतिक सफर में बहुत काम आया। पिछले साल इन्हें तत्कालिक राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आइए जानते हैं प्रणब मुखर्जी के जीवन के कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं प्रणब मुखर्जी जी का परिचय। उनका पूरा नाम प्रणब मुखर्जी था। जानते हैं, जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं, उनका नाम प्रणव दा लिया जा रहा है, परंतु फ्रेंड्स एक नाम और मैं आपको बताती हूं जिससे कि शायद आप कोई भी वाकिफ ना हो। उनका अन्य नाम पॉल्टू भाई भी था। उनका धर्म बंगाली था, जाति भी बंगाली थी और उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को मिराती नामक जगह पर पश्चिम बंगाल में भारत में हुआ था। एट प्रेजेंट उनकी उम्र 84 इयर्स की है। नेशनलिटी उनकी इंडियन रही है और राजनीतिक पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष पूरे करने के बाद हो चुकी है। प्रणब मुखर्जी के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी, पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। उनकी बहन का नाम अन्नपूर्णा बनर्जी, उनकी पत्नी का नाम सूरवा मुखर्जी और उनके 3 बच्चे अभिजीत और इंद्रजीत, 2 बेटा और 1 बेटी शर्मिष्ठा। उनका विवाह 1957 में हुआ था। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनके पिता एक स्वतंत्रता संग्रामी थे जो 1952 से 64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। इनकी माता गृहिणी थी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की एजुकेशन की, उनकी शिक्षा की। प्रणब मुखर्जी ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृह नगर के स्थानीय स्कूल में ही पूरी की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीतिक शास्त्र में और हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में स्नातक करते हुए पूरी की थी। फिर प्रणब जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के करियर और राजनीतिक सफर की। सुनते हैं कि उनका करियर और राजनीतिक सफर किस तरह का रहा। दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत मुखर्जी जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस से की थी। सुनो, जहां वो एक क्लर्क थे और 1963 में विद्यासागर कॉलेज में वो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए और साथ ही साथ देश डाक में पत्रकार के रूप में यानी कि जर्नलिस्ट के रूप में भी काम करने लगे। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में की। वो कांग्रेस का टिकट मिलकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। चार बार वो इस पद के लिए चयनित हुए थे। वे थोड़े समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। सोचो, उनका इंप्रेशन, उनकी छवि राजनीतिक क्षेत्र में कितनी जबरदस्त थी। और सन 73 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री भी बन गए। 75 से 77 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब जी 82 से 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे थे। इंदिरा गांधी जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और राजीव गांधी जी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते हुए प्रणब दा ने अपनी एक राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। सोचो, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी गठित कर दी और 1985 में प्रणब जी वेस्ट बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद 89 में राजीव गांधी जी के साथ उनकी सुलह हो गई, उनके विचार मिलने लगे और एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह ये बोलते थे, ऐसा बताया जाता था कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणब जी खुद को पीएम के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी से सब उम्मीदें करने लगे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। पीवी नरसिम्हा राव जी जब पीएम थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का प्रमुख बना दिया और थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट और विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी सौंप दिया गया। अब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उनका सफर कैसा रहा, मोदी जी के आने तक का उनका सफर कैसा रहा। फ्रेंड्स, जानते हैं कि सन 99 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे और सन 1997 में प्रणब मुखर्जी जी को भारतीय संसद ग्रुप के द्वारा उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया। जब सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आने का सोचा तो प्रणब मुखर्जी जी उनके मेंटर बने और उन्हें बताया कि कैसे उनकी सास इंदिरा गांधी जी काम किया करती थी। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब मुखर्जी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी तो इंदिरा गांधी जी के समय से राजनीति में थे। राजनीति के सारे दावपेच सोनिया जी को प्रणब मुखर्जी ने ही सिखाए थे। प्रणब जी के परामर्श के बिना सोनिया जी कुछ कर ही नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। दोस्तों, सन 2004 में प्रणब मुखर्जी जी ने जंगीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए बनी। पीएम पद को छोड़कर वो डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में सराहनीय काम किया। फ्रेंड्स, इस दौरान मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाया गया। कहते हैं कि अगर उस समय प्रणब मुखर्जी जी को पीएम बनाया जाता तो आज देश विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होता। प्रणब मुखर्जी जी मनमोहन जी के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता थे। प्रणब मुखर्जी जी को कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता है। जिस तरह हनुमान जी को राम भगवान का संकट मोचक कहा जाता है, उसी तरह प्रणब मुखर्जी जी को भी संकट मोचक की भी उपाधि दी गई। कांग्रेस की डूबती नैया को इन्होंने किनारे लगाया
उसको पार लगाया। सन 85 से प्रणव जी जो वेस्ट बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे, 2010 में उन्होंने किसी मतभेद के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रेंड्स, जानते हैं प्रणब मुखर्जी जी का राष्ट्रपति बनने का सफर कैसा रहा। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी जी पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए थे। सभी जानते हैं कि प्रणब दा 2012 से 2017 तक हमारे माननीय पद राष्ट्रपति जी के पद पर आसीन रहे। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था, क्योंकि उनका इंदिरा गांधी जी से काफी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। ऐसे ही नहीं कि वो इस पद तक पहुंचने के लिए आसानी से सफर तय किया। दोस्तों, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए। सोचो, 40 इयर्स। हमारी युवा पीढ़ी को इस बायोग्राफी को सुनकर इंस्पायर हो जाना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए कि एक इतने लंबे संघर्ष के बाद वो हमारे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं और अपना संयम खो बैठते हैं, वहीं प्रणब जी ने संयम धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और इस मुकाम में आ पहुंचे। प्रणब जी कांग्रेस की मजबूत धरोहर है। कांग्रेस की बैकबोन बनकर प्रणब जी ने काम किया, जिसे कांग्रेस कभी नहीं खोना चाहेगी, ना चाहती थी। बात करते हैं प्रणब दा जी के स्वभाव की, नेचर की, कि उनका स्वभाव क्या था, उनके अपने जिंदगी के शौक क्या रहे। दोस्तों, प्रणब दा जी को पढ़ना, लिखना, यहां तक कि बागवानी करना, सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि बागवानी करना जो कि बहुत कम लोगों का शौक होता है, और संगीत का तो बेहद शौक था। ऐसा ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। फ्रेंड्स, इनकी जो सबसे पहली बुक 69 में पब्लिश हुई थी, मिड टर्म पोल। उसके बाद इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड 87 में ऑफ द ट्रैक। 1992 में 2 बुक इनकी पब्लिश की गई, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, एंड दूसरी चैलेंज बिफोर द नेशन, एंड लास्ट वन 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। उनका जो अपना इंदिरा गांधी जी के समय का अनुभव था राजनीतिक, उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी सामान्य व्यक्ति बनकर नहीं रहे। उनको ऐसे अवार्ड्स, ऐसे सम्मान से नवाजा गया जो हर हस्ती को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, सन 2019 में, यानी कि पिछले ही साल, हाल फिलहाल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसके पहले उन्होंने अपने जीवन में कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। चलो देखते हैं, बात करते हैं कि सन 2008 में देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 2010 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर ऑफ एशिया के लिए अवॉर्डेड किया गया। सन 2011 में वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रणब जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, प्रणब जी विदेश में भी उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ऐसा नहीं ये केवल अपने भारत में ही एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में बनकर रहे, बल्कि विदेशों में भी इनकी बहुत अच्छी छवि थी। साल 2013 में बांग्लादेश सरकार की ओर से वहां के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर्स से सम्मानित किया गया था। सन 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट अवार्ड दिया गया, और सन 84 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उपलब्धि मिली थी इनको। इसी तरह 1997 में सबसे अच्छे एमपी के रूप में, मींस सांसद के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2012 में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और असम यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें ऑनरी डी लिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया था, और सन 2013 में ढाका विश्वविद्यालय में मुखर्जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा कानून की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, सोचो,
ऐसा ही नहीं, इन्होंने अपने राजनीतिक सफर के दौरान कितने अवार्ड और कितने पुरस्कारों से इनको नवाजा गया था। बात करते हैं अब प्रणव दा जी की मृत्यु की। दोस्तों, इतनी महान हस्ती, इतने सम्मानीय व्यक्ति, इतने लंबे संघर्ष तक चलकर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले व्यक्तित्व दोस्तों आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, इनका जो जन्म 1935 में हुआ था और 80 वर्ष पूरा करने के बाद 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनका देह अवसान हो गया है। इन्होंने अपने शरीर को पूरा कर लिया है, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं प्रणव दा जी। प्रणव दा का पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हाल ही में कुछ दिन पहले यह खबर आ ही रही थी कि प्रणव दा जी की हालत काफी सीरियस है, गंभीर है, वो कोमा में चले गए हैं। लेकिन हम सभी भारतीयों ने, भारतवासियों ने उनके सुखमय जीवन की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, परंतु आज वो हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि प्रणव दा जी आज हम सभी भारतवासियों के बीच में नहीं रहे। बेहद दुख की बात है दोस्तों, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और उसके बाद यह खबर मिली, उनके बेटे अभिजीत सिंह जी ने ट्वीट दिया कि आज पिताजी हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। लेकिन अब यह खबर बिल्कुल सही नहीं बल्कि अफवाह सी लगती है, झूठी लगती है। आज भी हमारी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि प्रणव दा जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे।